सफ़र मन माहनूर रहमत किस्त नंबर 19 निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। पाकर मैं समझ गई हूँ आपके अंदर की टूट-फूट की वजह। शनाया ने मन ही मन में सोचा। क्या सोचने लगी? आमना ने उसकी सोच का तसलसल कमरे के सन्नाटे को तोड़ा। ये सब आप लोगों को किसने बताया? शनाया ने अगला सवाल किए चाय का सिप लिया। बाद में सुहेब ने सारी हकीकत बताई जो उस पे गुजरी थी। वक्त ने बड़ी सख्ती से समझाया इसको, अपने और पराये का फ़र्क। तभी तो होश ठिकाने आई। इतना सब होने के बाद भी बाकर ने उसका इलाज करवाया, साथ दिया। इसीलिए तो चाचा जी अब शर्मिंदा-शर्मिंदा फिरते हैं। चाची भी बाकर का सामना करने से कतराती रहती है। इंसान की सोच ही उसकी असल शनाख्त है। वो बात कर ही रही थी जब नन्हा मेहमान रोने लगा और आमना ने फ़ौरन बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे उठाया और दूध पिलाने लगी। आयशा आती है? शनाया ने मौज़ू बदला, दानिस्ता। मगर वो इस हकीकत के बाद समझ गई थी कि बाकर ज़मान क्यों ऐसा था। वो क्यों पल-पल बदलता था? क्यों अचानक तल्ख़ हो जाता था? क्योंकि उसके अंदर घुटन थी, दुःख था, तकलीफ़ थी। उसके रिश्तों की किरचियों की सूरत थी, जो उसे हर वक़्त चुभते थे। हाँ, काफ़ी अरसा रही है, कुछ दिन पहले ही गई है। बहुत खुश है माशाअल्लाह से। आमना मसरूफ़ से अंदाज़ में मुख़ातिब थी। वो बेबी को दूध पिलाकर सुलाने लगी थी। चंद पल ख़ामोशी की नज़र हुए, तभी शनाया बोली, भाभी। हाँ, अस्मा ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही है? बहुत चुप-चुप सी है वो। शनाया का दिल कटा था। उसे अस्मा की उजड़ी बिखरी हालत का दुःख था। कहीं न कहीं वो ज़िम्मेदार खुद को ही समझ रही थी। हालात की सद में आए बिना हालात की समझ भी नहीं आती। मोहब्बत कम ज़र्फ़ से हो जाए तो चुप लग ही जाती है। मैंने एक बार किया था ज़िक्र ज़ुहैब का। कहने लगी, उसकी हालत देखकर तरस आता है। तरस? ज़ेरे लब शनाया ने दोहराया। हाँ, तरस। आमना ने तस्दीक की और मज़ीद कहा। कुछ ख्वाब सांप की मानद होते हैं, चुटस लेते हैं। यही हाल अस्पा का है। तो क्या उसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई? शनाया उलझी। शायद। मुख्तसर जवाब दिया और बेबी की छोटी-मोटी चीज़ें समेटने लगी और बोली, मोहब्बत की राह की मुसाफिर तो तुम हो। तुम्हें बेहतर पता होगा कि उसका दिल का हाल। मेरा मानना है मोहब्बत एक बार हो जाए तो इंसान ख़त्म हो जाता है। मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। अगर ख़त्म हो जाए, फिर भी इंसान को ख़त्म कर ही देती है। कुछ नहीं बचता इंसान के अंदर, अपना आप भी नहीं। शनाया ने अपनी सोच में गुम-सा जवाब दिया। ज़ुहैब जैसा इंसान जो झूठा, धोखेबाज़, बेवफ़ा हो, ऐसे इंसान से मोहब्बत कैसे कायम रह सकती है? आमना का अंदाज़ सवालिया था। तो आपके कहने का मतलब है कि एक अच्छे, नेक इंसान से मोहब्बत हो, तो वही कायम रह सकती है? शनाया ने सवाल किया। हाँ, बिल्कुल, आमना ने एतमाद से कहा। मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिले, वफ़ा मिले तो खुशी मिले। मोहब्बत कायम रहती है। ये मोहब्बत तो ना हुई, फिर सौदेबाज़ी हुई। एक हाथ दो, एक हाथ लो। लेकिन शनाया ने बात अधूरी छोड़ी। लेकिन क्या? आमना का सवाल अंदाज़ सवालिया था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उस कमसर्फ़ के सामने उसके सामने दामन फैलाकर मोहब्बत की भीख माँगी जाए, इज़्ज़त-ए-नफ़्स को ज़ख्मी किया जाए, वफ़ा को उठाए उसके पीछे भागा जाए। तो क्या किया जाए मैडम? मोहब्बत ख़त्म हो या ना हो, लेकिन उस शख़्स को अपनी मोहब्बत से महरूम ज़रूर कर दिया जाए। दिल की अथाह गहराइयों में छुपा दी जाए मोहब्बत। शनाया ने अपनी सोच ख़याल का इज़हार बड़ा पुरएतमादी से दिया था। बात तो तेरी ठीक है। आमना ने तायीद की और मज़ीद गोया हुई। एक बात समझ नहीं आती, ये मोहब्बत वहाँ क्यों होती है जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती? आमना ने बहुत मुनफ़रिद सा सवाल किया था। इससे पहले कि शनाया जवाब दे पाती, इरम अंदर आई। उसे तैयार होना था स्कूल के लिए। आमना आगे बढ़ी तो शनाया बोली, करो बड़े नखरे हैं इसके। आमना ने मुस्कुराकर कहा और बेबी के पास आ गई। हम हैं ना नखरे उठाने वाले। शनाया कहती इरम को लिए कमरे से निकल गई। एतमाद के टूटने पर इंसान बिखर जाता है और इस बिखरने के दुख से जो एतमाद हासिल होता है वो बहुत पुख्ता और पायदार होता है। नाश्ते की मेज़ पर सभी इकट्ठे थे, सवाए इसफा के। बाकर ज़मान ने नामहसूस अंदाज में ऊपर देखा तो निगाह शनाया के उदास से चेहरे पर ठहर सी गई। वो परेशान सी थी, उलझी हुई, बराए नाम ही अनमाने जी के साथ नाश्ता कर रही थी। उसे देखकर साफ ज़ाहिर था, उसका ज़हन हाज़िर नहीं था, कहीं गायब था, सोच के किसी गोरख धंधे में। ज़हीब का चक्कर वाले थे, कहता है टाँग में तकलीफ़ रहती है।
बीबू जी की बात पर बाकर सामान एकदम समझा और बीबू जी की तरफ मतवज्जो हुआ। चाचा जी ने बताया है, डॉक्टर से ली है अपॉइंटमेंट, सुबह करवा लेते हैं चेकअप। बाकर सामान ने मुतमिन से अंदाज में जवाब दिया और चाय का कप उठा लिया। बाकी सब खामोश थे और गुलजार अहमद हद से ज्यादा खामोश थे। किसी ने उनकी चुप चुप और परेशानी की वजह नहीं पूछी, क्योंकि सबको अंदाजा था कि सुहेब की वजह से आजकल परेशान और फिक्रमंद रहते थे। मगर वो कोई नहीं जानता था इसकी परेशानी की वजह महज आयशा नहीं थी। इसकी परेशानी की वजह महज ज़ुहैब नहीं, आयशा भी थी। वैसे भी बाकर ज़मान की मौजूदगी में उसे एहसास शर्मिंदगी घेरे रखता था। जिस तरह दोनों मियाँ-बीवी ने बाकर ज़मान पर शक किया था, उसकी बरसों की वफ़ा, खलूस का तमाशा बनाया था, भूला कोई भी नहीं था। ये लाठी के बिना कब तक चल सकेगा? बड़ा बेज़ार-सा रहता है। मोहताजी की ज़िंदगी जीना आसान भी तो नहीं होता। बीबू जी उदास थीं। ज़ुहैब की हालत उन्हें गम से निढाल कर रही थी। वो जैसा भी था, इनका खून था। गुलज़ार अहमद का इकलौता बेटा नफीसा की आंखों की ठंडक था। वो भटका था पर देर से ही सही, सही रास्ते पर लौट आया था। जब उसे मालूम हुआ कि उसके वालिदैन सारा इल्ज़ाम बाकर ज़मान पर लगा रहे हैं, उसे कसूरवार समझ रहे हैं, तो उसने खुद सारी सच्चाई बताई थी कि उसे गोली कैसे लगी थी, कैसे वो शिकारी बनकर गया और शिकार हो गया था। उसने लफ्ज़ों में बाकर ज़मान से माफ़ी नहीं मांगी थी। उसे ही उसे देखते ही सर झुका जाना इस बात की दलील थी कि वो अपने किए पर शर्मिंदा था। ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक़्त लगेगा, मज़ीद पूछ लेंगे डॉक्टर से। पाकर साहब मावन और बीबू जी की हल्की-फुल्की गुफ्तगू जारी थी। जब शनाया नाश्ता अधूरा छोड़े उठकर चली और किसी ने नहीं देखा, मगर बाकर साहब ने उसके उठने को नोट किया था, मगर वो वजह नहीं जान सका था। वो नाश्ता किए कमरे में पहुंचा तो देखा वो बिस्तर समेट रही थी। उसने बाकर ज़मान की तरफ तवज्जो नहीं दी। वो आगे बढ़ा, बैग से फाइल निकाली और वर्क पलटने लगा। जब शनाया की खामोशी तवील होने लगी तो वो बोला, तुमने मुझे जगाया क्यों था? बाकर ज़मान ने उसे दानिस्ता मुखातिब किया। उसकी खामोशी को तोड़ना चाहा और वजह जानना चाही। वो परेशान क्यों थी? कब? वो अनजान भरी। फजर की नमाज के लिए। वो जवाबन कहता बेड पर बैठ गया। मुझे लगा आप जाग रहे हैं और वैसे भी मुझे आपकी नींद पर एतबार नहीं थे। वो संजीदा थी, मगर बाकर ज़मान मुस्कुराए बना नहीं रह सका। वो क्यों? चेहरा फेर कर पूछा। आप जानते हैं अच्छी तरह। इसलिए कि मैं आंखें बंद करके बातें करता हूँ। वो भी जानता था शनाया की बातों का मतलब। आई एम सॉरी। शनाया की आवाज़ गले में ही पल उभरी, कुछ धीमी सी। फॉर व्हाट? वो हैरान हुआ। उसके हाथ थम गए। मैंने रात को जो कुछ आपसे कहा उसके लिए। वो पुष्ट की तरफ खड़ी मुखातिब थी, पशेमानी में लब काटती। क्या कहा था? बाकर ज़मान नहीं समझ सका उसकी माजरत की वजह। तभी कहा, इधर आओ। वो हुक्म की तामील करती साथ आ बैठी। बाकर ज़मान ने फाइल एक तरफ रख दी, पूरी तरह उसकी तरफ चेहरा फेरा और गौर से देखने लगा, जैसे उसकी खामोश, उदास, उलझे चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ने की कोशिश की और तहरीर धुंधला सी गई। क्या बात है? क्या चल रहा है दिमाग में? क्यों परेशान हो? नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। मैंने कहा था, आपका रवैया मुझे तकलीफ देता है। आपकी ज़ात तकलीफ की वजह है और मोहब्बत। आवाज़ गुदोगीर हुई थी। अनजाना सा दुख था उसके लहजे में। जानता हूँ मैं, मेरा रवैया बाज़ औक़ात बिल्कुल एबनॉर्मल लोगों की तरह हो जाता है, तुम्हें तकलीफ़ दे जाता है। लेकिन सॉरी तुम क्यों कर रही हो? क्योंकि मैंने आपको समझने में गलती की है। समझ नहीं सकी कि अपनों के दिए गए घाव को जिस्म को नहीं, रूह को घायल करते हैं, इंसान को ज़हनी मरीज़ बना देते हैं। तमन्ना दोनों की एक मालूम होती थी, दोनों खुद को कसूरवार गर्दान रहे थे। आपकी हिम्मत है, जो नॉर्मल है, वरना क्या मतलब? अब सवालिया अंदाज़ था। ज़ुहैब, जिसने आपको मारना चाहा, एक बार नहीं, बार-बार। आप उसी की ज़िंदगी बचाने में लगे हुए हैं। चाचा-चाची के ज़हरीले लफ्ज़ों को पी गए हैं और पी गया हूँ इसलिए तो काटता है अंदर से। मुख्तसर सा कहा, वो समझ गया, शनाया सब जान चुकी है। अब इनकार करना या कुछ छुपाना नामुमकिन था। वो इसीलिए तो शनाया को गाँव नहीं लाना चाहता था। वो खुद भी यहाँ से दूर ही रहना चाहता था। ज़ुहैब के किसी अमल से कभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मगर चाचा-चाची, उनके अल्फाज ज़हर की तरह ही थे जो मेरी रगों में उतर गए। उनका शक्ल-ए-ज़हजा बेगानों सा रवैया
میں چاہ کر بھی برداشت یادداشت سے مٹا نہیں سکا۔ ان کی مشکوک نگاہیں مجھے اب بھی اپنے وجود پر کانٹوں کی طرح چبھتی ہیں۔ وہ اپنے الفاظ کے دکھ میں ہی گم تھا۔ غلط کہتے ہیں لوگ شنایا کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ کچھ زخموں کا وقت کے پاس بھی مرہم نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے کی دکھ بھری تاثیر پہ شنایا کا دل ڈوب سا گیا۔ باقر زمان نے کچھ دیر دونوں ہاتھوں میں چھیرا چھپائے رکھا اور پھر انگلیوں کی پوروں سے نامحسوس انداز میں آنکھوں کے بھیگے کونے پونچھے اور شنایا کی طرف پلٹا۔ لبوں پر خفیف اداسی مسکراہٹ سجائے گویا ہوا۔ اب اللہ نے طبیب جو دے دیا ہے، مل جائے گا ہر زخم کا مرہم، سارے گھاؤ بڑھ جائیں گے۔ بھولتی نگاہوں کے حصار میں لیے بولا اور شنایا کا ہاتھ تھام لیا۔ باقر، میں آپ کے راہ کے کانٹے پلکوں سے چن لوں گی، بس مجھ سے کبھی کچھ مت چھپانا۔ کچھ بھی نہیں چھپانا، نہ کوئی بات، نہ اپنی بکھری ذات، نہ کوئی زخم۔ وہ محبت سے لبریز جنونی سے انداز میں مخاطب ہوئی۔ آنکھیں محبت کی آگ میں دہک رہی تھیں۔ چھپانا چاہوں تو بھی نہیں چھپا سکوں گا، میں سمجھ گیا ہوں۔ زخم چھپا بھی دیا تو درد احتجاج کرے گا، اور وہ احتجاج صرف تم سن سکتی ہو۔ باقر زمان وہی کوہنی کے بل لیٹ گیا۔ یہ احتجاج سننے کا حق میں کسی اور کو دینا بھی نہیں چاہتی۔ آپ کی محبت میری ہے، ہر جذبہ، ہر غم میرا ہے، صرف میرا، کیونکہ آپ صرف میرے ہیں، صرف میرے۔ وہ اپنے جنونی انداز میں جتاتی اسے حیران کر گئی۔ صرف تمہارا؟ کیا پتا کبھی مجھے شیئر کرنا پڑ جائے؟ جانے بکر زمان کو اسے ستانے کی کیا سوچی تھی؟ آپ کو شیئر کرنا تو دور کی بات، یہ سوچنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ ہر لفظ کو پوری شدت سے ادا کیا۔ وہ مسرور سا ہوا۔ کرنا پڑ گیا تو؟ پھر سے وہی بات کی۔ نہیں ٹلا۔ جانے کیا سننے کا خواہاں تھا؟ نہیں کروں گی، سارا ہی دے دوں گی، کہہ کر وہ اٹھنے لگی۔ باقر زمان نے کلائی پکڑ لی۔ اس کے جواب پر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ اسے پورا کا پورا چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ بے اختیار لبوں سے پھنسا۔ ایک ہی بات مرنا آسان ہوتا ہے، روز ذرا ذرا مرنے سے۔ آپ میرے نہ ہوں یہ منظور ہے مجھے، آپ میرے بھی ہوں یہ گوارا نہیں مجھے۔ یہ سن کر باقر زمان نے غیر یقینی میں سرنفی میں ہلایا، سیدھا ہوا۔ میں تمہارا بھی نہیں، تمہارا ہی ہوں، یہ کہہ کر باقر زمان نے پیشانی اس کی پیشانی سے ہلکے سے ٹکرائی اور چند پل اسی دل فریب سی کیفیت میں گزرے۔ شنایا کی حیا سے جھکی آنکھوں میں محبت کے ہزاروں رنگ ستاروں کی مانند چمکنے لگے۔ چہرے پر حاصل کی آسودگی۔ اسی پل اس کے من نے خود سے عہد کیا، وہ حاصل کو کبھی خاک نہیں ہونے دے گی۔ اس دل فریب حصار کو توڑے وہ اٹھی اور بیگ سے چارجر نکالنے لگی۔ ایک درد تو تم نے بھی دیا ہے۔ وہ فائل اٹھائے دیکھنے لگا۔ شنایا کرنٹ کھا کر پلٹی اور فوراً پوچھا، کون سا؟ وہ متجسس تھی۔ جیسے ہی پلٹی باقر اپنے بازو کو دبانے لگا۔ شنایا سمجھ گئی وہ کس درد کی بات کر رہا تھا۔ وہ رات بھر اس کے بازو پر سر رکھے سوتی رہی تھی اور اب وہ شرارت بھرے انداز میں اسے جتا رہا تھا۔ اس کے لیے بھی سوری، صرف سوری سے یہ درد ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ فائل لیے اٹھا، اس کی جانب بڑھا۔ وہ دروازے کی طرف پیچھے ہٹنے لگی، قدم بقدم۔ تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ چارجنگ تار کو ہاتھ پہ لپیٹنے لگی۔ طبیب تم ہو، یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ وہ کہتا قریب آیا، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اجازت دے کر شمع اندر آئی اور آتے ہی کہا، بیبو جی بلا رہی ہیں تم کو۔ چلو میں آتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ چلی گئی تو باقر زمان اس کی طرف جھکا اور بولا، تو سوچ لینا۔ سرگوشیانہ سا کہا، سیدھا ہوا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری کھرچنے والے انداز میں، اور چلا گیا۔ آپ کے درد کی دوا میرے پاس نہ سہی، میرے اللہ کے پاس تو ضرور ہوگی، جس نے لا حاصل کو میرے لیے حاصل بنایا۔ وہ من ہی من میں سوچتی خوشی سے مسکراتی خود کو سنبھالتی کمرے سے نکلی۔ اسے بیبو جی سے ملنا تھا۔ آپ نے بلوایا تھا؟ اس نے اندر داخل ہو کر پوچھا۔ بیبو جی پلنگ پر بیٹھی تھی، ایک طرف حکا پڑا تھا، جسے دیکھ کر شنایا اچھی خاصی شاکڈ ہو گئی تھی۔ ہاں آجا بیٹھ، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ وہ انمانے دل سے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ بیبو جی سے کچھ خفا لگ رہی تھی۔ باقر چلا گیا؟ جی، نہایت مختصر جواب دیا۔ ٹھیک ہے وہ؟ مزید پوچھا۔ شنایا کچھ الجھ سی گئی۔ یا مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ نہیں معلوم آپ کو؟
वो पूछे बिना न रह सकी। उसके लहजे में तल्खी का अंसर था। जब से उसे ज़ुहैब के हमले और गुलज़ार अहमद के इल्ज़ामात का पता चला था, वो अजीब-सी कैफ़ियत में घिर गई थी, जैसे अंदर गुस्सा हो, नापसंदीदगी, नफ़रत हो। "क्या बात है? तू ख़फ़ा है मुझसे?" "नहीं बीबू जी, आप बताएँ, क्या कहना था?" वो उनसे ख़फ़गी का बरमला इज़हार नहीं कर सकी थी। बीबू जी ने गहरी साँस भरी और बोलना शुरू किया। "जब शमीम इस हवेली से गई तो बाकर ज़मान कोई 12 के 14 साल का था, पर कद-बुद से कुछ बड़ा ही लगता था। उस दिन सिर्फ़ शमीम इस हवेली से नहीं गई, कोई और भी गया था।" "कौन?" शनाया ने फ़ौरन पूछा। उसे अचानक बीबू जी की बातों में दिलचस्पी पैदा हो गई थी और ख़ासकर शमीम के ज़िक्र में। "समान अहमद।" शनाया नहीं समझ सकी बीबू जी की बात का मतलब। सवालिया, मुतजस्सिस अंदाज़ में देखने लगी। "हाँ शनाया, शमीम इस हवेली से गई थी और ज़मान अहमद बाकर ज़मान के दिल से। उस दिन बाकर सिर्फ़ माँ नहीं, बाप से भी महरूम हो गया था। ज़मान अहमद ने उसको माँ से महरूम किया और बदले में उसने बाप को बेटे से महरूम कर दिया। बाकर ने उस दिन के बाद कभी बाप की तरफ पलट कर नहीं देखा, निगाह तक नहीं मिलाई, बात नहीं की, नफ़रत के काबिल भी नहीं समझा। बीबू जी के अंदर कुछ टूटा था, कहीं बहुत अंदर, और अचानक से काट खाने वाली खामोशी पैदा हो गई। ज़मान अहमद का इंतकाल हो गया, पर ये कभी कब्र पर नहीं गया। पता नहीं जनाजे को कंधा भी दिया था कि नहीं। बीबू जी की आंखों में नमी झलमिलाई थी और गहरा दुख। मेरा दिल चाहता ये एक बार हो आए बाप की कब्र से, फातिह पढ़े, उसकी रूह को सुकून मिलेगा। जब आकर को सुकून मिल गया, तो वालिद की रूह को भी सुकून आ जाएगा। लहजा ज़ख्मी था। बाकर ज़मान का दर्द जैसे उसे अपने अंदर उठता महसूस हुआ। कल को आप कहेंगी चाचा चाची की रूह को सुकून पहुँचा आए। कोई उसके सुकून का क्यों नहीं सोचता? उसे पत्थर क्यों समझ रखा है सबने? जब जिसका दिल चाहे ठोकर मार के गुज़र जाए। वो भी तो इंसान हो बीबू जी। क्या उसे ख्वाहिश नहीं कि रिश्तों से उसे वफ़ा मिले? उसके लिए सब इतना आसान क्यों समझते हैं आप सब? अंदाज़ धीमा रखा, पर अंदर ही अंदर वो गरज और चीख रही थी। अपने लफ्ज़ों और अंदाज़ से जता दिया था कि वो सब जान चुकी थी। गुलज़ार अहमद और नफ़ीसा ने अच्छा नहीं किया था। आसान तो कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में। कुछ मुश्किलें तो आती ही इसी वास्ते हैं कि अपनों की पहचान करवा सकें। पर कभी-कभी सब कुछ जानकर भी आँखें बंद करना पड़ती हैं। और ज़मान अहमद कोई गैर नहीं, बाप था उसका। उसने जो किया सो किया। जानती हो बाकर के साथ किसी ने अच्छा नहीं किया, पर मुझको उस पर भरोसा है, वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। तो करना बात उससे एक बार, हो आए। बीबू जी का अंदाज़ थका-थका सा था। शनाया बस लब काट के रह गई। कोई जवाब नहीं दे सकी। आँखें सख्ती से मींच गई। सारा गुस्सा अंदर ही अंदर दबाया। वो मज़ीद बीबू जी से बहस नहीं कर सकती थी। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। असबाब उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? शनाया ने मौज़ू बदलते हुए मशवरा दिया। नासिर तो कह रहा था पर बाकर नहीं माना। बीबू जी ने एतराज़ बताया। क्यों? बड़ी अजीब मंतकें देता है। कहता है वो पहले खुद को संभाल ले। अभी किसी ज़िम्मेदारी को उठाने के वो काबिल नहीं। लड़ ले अपने अंदर की जंग। अकेले लड़ती रहेगी तो थक जाएगी। कोई तो हो जो उसका साथ दे। शनाया पूरी तरह मुतवज्जो हुई। दोनों पाँव ऊपर रखे। अपने अंदर की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। इन अल्फाज ने शनाया की गुजरे लम्हों के दरिया में हलचल सी मचाई। उसे अपना माजी सारा याद आ गया। गुजरा हर पर हल रहा। मन का सारा सफ़र ज़हन में झिलमिलाया। वो कैसे बार-बार गिरकर उठी, संभली थी और चलने का हुनर सीखा था। क्या सोचने लगी? बीबू जी के हाथ के लम्स ने उसे शऊर का रास्ता दिखाया और बोली, इस तरह तो वो समझे कि उसकी किसी को फ़िक्र ही नहीं, अकेली है। वो जानती है उसकी फ़िक्र में घुलने वाले बहुत हैं, तभी तो अपनी फ़िक्र नहीं करती। पहले समझती थी, उसकी किसी को फ़िक्र नहीं, कोई उसको समझता नहीं, हर वक़्त लड़ा करती थी। बीबू जी उसकी हर वक़्त की खामोशी और उदासी पर उदास हुई थी। मेरी वजह से बिखरा सब कुछ। मैं मैं नहीं जानती थी बाकर ज़माना ऐसा दबंग और एक बिज़नेस टाइकून इस कदर रिश्तों और रस्मों में जकड़ा हुआ होगा। मालूम होता, उसे किसी बंधन में बंधने पर मजबूर न करती। शनाया पल में टूट सी गई, खुद को कोसने लगी। अच्छा ही हुआ, इसी बहाने अपनों का असल चेहरा नज़र आ गया, वरना सारी उम्र अपनों के भुलेखे में ही कट जाती। इस हकीकत से वो धोखा बेहतर नहीं था बीबू जी।
वो सवाल करती उठ खड़ी हुई। शायद बेहतर था। खैर छोड़ इन बातों को लड़की। आप मुझे लड़की क्यों कहकर बुलाती हैं? वो हंसकर बोली और कपड़े तय करने लगी, जो कुछ देर पहले शमो रख कर गई थी। क्यों? लड़की नहीं है तू? बीबू जी कहकर उठने लगी। हूँ तो लड़की, पर मेरा नाम भी है एक। बस यूं ही ज़ुबान पे चढ़ गया है ये लफ्ज़। मैं अस्मा की खबर लूँ। जब से आमना बैठी है हर वक्त ही घूम रहे काम में लगी रहती है। मैं देख लेती हूँ उसे। शनाया ने कहकर कपड़े अलमारी में रखे तो देखा अलमारी बिखरी हुई थी। शायद शम्मो को टाइम नहीं मिला सेट करने का। उसने मन में सोचा और पलटी। आप भी आए बाहर ही। यहाँ अकेली बैठकर क्या करेंगी? शनाया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जो बीबू जी ने थाम लिया और गोया हुई। बाकर से बात नहीं करनी, उसको मनाना है। बीबू जी ने साथ चलते हुए तंबी की। हाँ, कोशिश करूंगी बीबू जी। कोशिश करने की ताकत इंसान के हाथ में है। नीयत साफ हो तो अल्लाह कामयाबी देता है लड़की। जी इंशाल्लाह। शनाया कहती साथ साथ चलती जा रही थी। बीबू जी ने उसे एक नई आजमाइश में डाल दिया था। सुबह बासी होकर दोपहर में ढल रही थी। धूप चमक रही थी। दरख्तों को चीरती धूप ने बाकर जमान के वजी मुतमईन से चेहरे को लकीरों की मानन चमका रखा था। तीर की तरह सीधे आसमान को छूते सफेद हल्की हवा से भी सरसराहट पैदा हो रही थी। इसके नीचे घास पे कुर्सियां थी जिनमें से एक पर वो बैठा था। सामने लकड़ी की सतह पर गोल मेज पर कुछ फाइल्स पड़ी थी और एक फाइल के पलंदे बिखेरे वो पढ़ रहा था। आस्तीनों के कप फोल्ड किए। अगली कुछ ही देर बाद वहां चंद लोग आए और बाकर जमान से बाद सलाम दुआ के बाद कुर्सियों पर बैठ गए और सब बारी बारी एक फाइल पकड़ते गए। किसी को बिजली की मोटर लगवानी थी, किसी का मीटर फंसा हुआ था, किसी के लड़के को नौकरी चाहिए थी। वो जब भी गांव आता था उसकी बरादरी वाले और गरीब अपने फंसे कामों की लंबी लिस्ट लिए हाजिर रहते थे। अगले ही कुछ देर बाद वो खुश होकर उठे और तभी बाकर जमान ने चेहरा फेरा और देखा गुलजार अहमद बहुत परेशान किसी से फोन पर बात कर रहे थे। वो उन्हें गौर से देखता एक हाथ से पुरसोच अंदाज में दाढ़ी को खुरचने लगा। इतने में बात खत्म किए गुलजार अहमद पलटे और वहीं कुर्सी पर बैठ गए। क्या परेशानी है? बाकर जमान ने धीरे से पूछा और सीधा हो बैठा। कोई परेशानी हो तो बताओ, और किस मुंह से बताओ? निगाह मिलाने की तो हिम्मत हो। चाचा जी जो हुआ सो हुआ। अब बेझिझक होकर बताओ, क्या मसला है? गुलजार अहमद कुछ देर खामोशी से हाथ मसलता रहा और फिर गोया हुआ। बैंक वालों ने जान खाई हुई है। किस्तें वक्त पर अदा नहीं कर पा रहा। मुझे खौफ है कहीं ज़मीन ही ना खप जाए। इस ज़ुहैब ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सोचता हूँ काश मैं बेऔलाद ही रहता। कागजात वगैरह कहाँ हैं? जो लोन लिया था और कितनी किस्तें अदा हुई हैं? बाकर ज़मान उनकी बात काट कर बोला। बेहतर है रहने ही दो बाकर। इस ज़मीन के लालच ने मुझे गुनाहगार बना दिया। जिसके लिए गुनाहों का बोझ उठाया उसकी टांगें ही उसका बोझ नहीं उठा रही। आवाज़ बेहद पुरमलाल था। लहजे में नदामत, पछतावा, शर्मिंदगी सब कुछ था। उनका इशारा आयशा के साथ हुई नाइंसाफ़ी की तरफ था। वो नाइंसाफ़ी जो उसके सामने सुहेब ने की थी और वो खामोशी अब गुलजार अहमद को बहुत महंगी पड़ रही थी। ज़मीर की अदालत में वो मुजरिम बना खड़ा रहता था हर वक्त। जुर्म का इतराफ़ करना अच्छा होता है, वरना एहसास जुर्म अंदर ही अंदर काट जाता है। गुलजार अहमद की बात पर वो तजस्सुस से उसे देखने लगा, मगर कुछ समझ ना सका। मैं नहीं जानता आप किस पछतावे में हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, दिल इंसानों का दुखाया जाए तो माफ़ी भी इंसानों से ही माँगनी चाहिए। मसलहाना मशवरा दिया। माफ़ी तो माँगनी है पर हिम्मत नहीं होती पुत्र। बाकर ज़मान को पुत्र कहा तो वो निगाहें उठाने पर मजबूर हो गया। अंदर कुछ बहुत ज़ोर से टूटा था, मगर वो सँभल गया, कमज़ोर नहीं पड़ा। शनाया के अलावा वो किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। तुमसे भी माफ़ी चाचा जी छोड़ें। बाकर ज़मान दरमियान में टोक कर बोल पड़ा और आगे बढ़कर उनके घुटने को थपका। अब मुझसे कोई नाराज़गी नहीं। हाँ, अफ़सोस ज़रूर, अब वो भी नहीं है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए कह देता हूँ, मैंने आपको माफ़ किया। मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा बाकर। गुलज़ार अहमद की आवाज़ रंधी हुई थी। इतने में गफूर और मुरीद आते दिखाई दिए तो दोनों संभल गए। बाकर ज़मान के पीछे हो बैठा। कागज़ात मुझे दे दे, मैं देखता हूँ क्या करना है। बाकर ज़मान ने मज़बूत लहजे में कहा और गुलज़ार अहमद उठकर चला गया। वो इस हालत में इन दोनों का सामना नहीं करना चाहता था। बाकर ज़मान ने गुलज़ार अहमद की पुश्त देखी तो आंखों में सुर्खी सी दौड़ आई। गुलज़ार अहमद को उसने इज्जत दी थी,
एहतराम दिया था, वो इज़्ज़त और एहतराम जो कभी उसने अपने बाप को भी नहीं दिया। और वही शख़्स आज निगाहें सर झुकाए, आँखें नम किए चला गया था। बाकर ज़मान का दिल कट-सा गया। उसने चेहरे पर हाथ फेरा और मुरीद की जानिब मुतवज्जो हो गया था। बाकर से बात करूँ या नहीं? अनजाने में कहीं उसके ज़ख्म को ही ना कुरेद दूँ। वो बात मानेगी भी या नहीं? और बीबी जी, उनको इनकार कैसे? वो बीबी जी की बात के मुतालिक सोच रही थी जो उन्होंने सुबह की थी और इसरार किया था। वो अजीब-सी कश्मकश में थी, काम भी कर रही थी और सोच के ताने-बाने भी बुन रही थी। उसने दोपहर को ही काम में कमर कस ली थी। बीबी जी की अलमारी को रीसेट किया, पलंग की शीट्स, पिलो कवर्स, पर्दे सब बदले, सारी सफाई की, फिर इरम के रूम को सेट किया, सारे धोने वाले कपड़े अस्मा और शम्मो को दिए। अब इरम की यूनिफॉर्म्स वो इस्त्री कर रही थी। अगर मैंने बात की तो कहीं मुझसे दूर नहीं? नहीं, नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? कुछ भी हो जाए वो मुझसे दूर नहीं हो सकते। वो इसी सोच में गुम थी, न जाने सही सोच रही थी या गलत। ये तो तभी पता चलना था जब उसने बाकर ज़मान से बात करनी थी। मुद्दत के बाद इसने जो आवाज़ दी मुझे, कदमों की क्या बसात थी, सांसें भी रुक गईं। मोहब्बत क्या है? कभी उसकी सूरत, कभी प्यास, तो कभी शराब, कभी सहर की तरह हँसती मुस्कुराती गुनगुनाती, तो कभी अब्र बन के बरसती और दिल की सरजमीन के खुश रंग चमन का ज़रा-ज़रा झूम उठता है। कभी आग बनकर दिल में जलती है, तो उसकी तपिश आँखों में दहकती है। कभी गम से कमर झुका देती है तो कभी गम के बोझ से झुके शाने पर हमदर्दी बनकर तसल्ली भरा हाथ रखकर टूटते बिखरने से बचा लेती है। अजीब राज असराज हैं इसके। शबे हिजर में सितारा बन के चमकती है, किसी चिराग की तरह जलती है और उसकी लू में रूह के मीठे मीठे दर्द अनोखे तार छेड़ते हैं। जब ये इंसान की जिंदगी को लपेट में ले लेती है तो एक ही शख्स हजूम और काफिला बन जाता है और दरदने पर आए तो ऐसे सितम सितम करती है, चेहरे की रौनक, लबों की मुस्कुराहट छीन लेती है। आंखें ताउम्र रोएं, फिर भी रूह की तशफ़ी नहीं होती। एक बात पूछूं अस्मा? शनाया ने इजाज़त चाही। हाँ पूछो, मगर वो इजाज़त देती कुछ हिचकिचाई। उससे भी शक था, शनाया न जाने क्या पूछ ले। फिक्र नहीं करो, मैं किसी में ज़ख्म को नहीं कुरेदूंगी। शनाया ने तसल्ली दी और इस्मा के हाथ से कपड़े पकड़कर बाल्टी में रखे। वो कपड़े धो रही थी। बाकर से खफा हो तुम? नहीं, नहायत मुख्तसरन कहा। फिर दूर क्यों रहती हो उनसे? शनाया ने मज़ीद पूछा, ये बात भाई ने तुमसे कही? आसमान ने सवाल के बदले सवाल किया और उठकर वॉशिंग मशीन से शीट निकाली। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? दूर तो हो ना तुम। शनाया वहीं बैठ गई, रंजीदा सी। सामना नहीं होता भाई का। दिल चाहता है ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ, पर ये हो नहीं सकता। मैंने उनकी नीयत खलूस पर शक किया, वो भी उस शख्स के लिए जो सर से पाँव तक झूठ, धोखा फ़रेब था। अस्मा का लहजा, आवाज़, चेहरा, आँखें एकदम वीरान थीं। किसी भी जज़्बे के तासुर से आ रही, वहशत की अलामत। शनाया को उसकी तिनका-तिनका बिखरी सात कांटों की तरह चुभी थी। उस रात की तारीकी मुझे हर वक़्त अपने वजूद में उतरी महसूस होती है। वो टूंटी चलाए शीट धोने लगी। इस रात का ज़िक्र बार-बार क्यों करती हो? भूल क्यों नहीं जाती? शनाया ने बेहद नरमी से कहा, अगर कहूँ कि भूल जाऊँगी, तो ये झूठ होगा शनाया। मैं कभी नहीं भूलूँगी कि मैंने हवेली से भागने का सोचा और अपनी खौफनाक सोच पे अमल भी करना चाहा। खानदान की इज़्ज़त, मान भरोसे से, एतमाद को बेदर्दी से कदमों तले रोंदना। मैं सोचती हूँ जब मैंने हवेली से बाहर कदम निकालने का सोचा था, तो मैं अपाहज क्यों ना हो गई? मेरे पैर टूट क्यों ना गए? वो अज़ियत की इंतहा पे थी। पछतावे मलाल की मुजस्सम तस्वीर बनी। देखो अस्पा, मैं ये नहीं कहूँगी कि तुमने जो किया सही किया, लेकिन हो जाता है। ऐसा जब मोहब्बत में हासिल की तमन्ना सर उठाए, तो बाज़ औक़ात भटक जाता है। इंसान मुँहज़ोर बेबाक हो जाता है। किसी बेरहम तूफ़ान की तरह सब कुछ तहस-नहस कर देने पर तुल जाता है। शनाया को अच्छी तरह अंदाज़ा था, क्योंकि वो इस तूफ़ान की ज़द में आई थी, बिखर कर रेज़ा-रेज़ा हुई थी, फ़ना हुई थी। जानती हो अस्मा, कहते हैं जो इज़्ज़त की हिफ़ाज़त का ना सोचे वो सच्ची मोहब्बत है ही नहीं, महज़ धोखा, फ़रेब होता है। और ज़ुहैब भी ऐसा ही था, लेकिन वो वक़्त आया और गुज़र गया। अब तुम। शनाया ने मज़ीद बोलना चाहा पर वो दरमियान में टोक कर बोली, वक़्त तो गुज़र गया, पर कई लोगों को बेनकाब कर गया, रिश्तों का असर अयां कर गया, जिनमें मैं भी शामिल हूँ।
हसबा दुख से नफ़ी में सर हिलाने लगी। शनाया जवाबन कुछ नहीं बोल सकी। वक्त गुजर जाता है शनाया, कुछ लम्हे ठहर जाते हैं। मेरी जिंदगी में कुछ लम्हे चट्टानों की सूरत टिक गए हैं और मेरी पूरी जिंदगी इन चट्टानों की जद में आ गई है। बहुत गहरी बातें करने लगी हो हसबा, शनाया कहे बनाना रह सकी। बीबू जी ने कहा था, एक बार चोट गहरी लगे तो इंसान खुद ब खुद गहराई में उतर जाता है। तब मुझे उसकी बातें समझ नहीं आई थी, पर अब आ गई हैं। वो कहती उठी और शीट का कोना शनाया की तरफ बढ़ाया, जो उसने पकड़ लिया और दोनों शीट निचोड़ने लगी। तभी शनाया ने कहा, पीछे बार बार मुड़कर ना देखो, आगे बढ़ जाओ। आगे कुछ नजर भी तो आए। असबा अभी भी मायूसी के मजबूत खोल में बंद थी। शनाया को लग रहा था वो खुलकर सांस भी नहीं ले रही। बेवफाई के कर्बनाक दुख, बेयकीनी और मायूसी की दलदल में फंसी हुई थी। मायूसी का इब्तदाई मरहला धुंध की मानिंद होता है, जिसमें सब कुछ दिखता भी नहीं और छुपता भी नहीं। एक रोशन पहलू साथ होता है। अगर इंसान हिम्मत न करे तो पूरी तरह उस धुंध की लपेट में आ जाता है। रोशन पहलू तारीकी में बदल जाता है। जिंदगी की सफाकियां मायूसी की दलदल में उतरने की सीढ़ियां होती हैं। देखने की कोशिश तो करो, बीबू जी कह रही थी। सच्ची नीयत से कोशिश करने वाले नाकाम नहीं होते। शनाया अभी बात कर ही रही थी जब शम्मो वहां आई और कहा, पलाव पक गया है, आ जाओ। बाकी सब ने खा लिया? असमा ने जवाबन पूछा। हाँ जी, बस वाखर भाई रहते हैं। अब्बा बता रहा था वो किसी काम से गए हुए हैं। अब तुम लोग ना आ जाओ। अब इतनी बात करके शम्मो उजलत में चली गई और शनाया असमा के पास आई। उसे आहिस्तगी से कोहनी से थाम कर अपनी तरफ मुतवज्जो किया और गोया हुई। बाकर समझता है तुम मुझसे खफा हो, इसलिए दूर दूर रहती हो। कोशिश करो इन दूरियों को खत्म करने की। काश सब कुछ पहले जैसा हो जाता, पर होगा नहीं। ये अफसोस सारी उम्र रहेगा। असबा ने उदासी से कहा। शनाया का हाथ खुद ही उसकी कोहनी से लुढ़क गया। वो चली गई, मगर शनाया को सोचों की गोरख धंधे में फेंक गई। तल्ख यादों की धुन में वो एक पल को खुद से भी दूर हो गई थी। रात से आकुबा में लिपटी गहरी हो रही थी। लखी हवेली में खाना खाया जा चुका था। जब शनाया बीबू जी के पास सहन में चारपाई पे बैठ गई, कुछ उलझी सी। एक बात पूछूं बीबू जी? बैठते ही इजाजत तलब की। क्या बात परेशान कर रही है तुमको? अपने मखसूस ठहरे हुए अंदाज में पूछा। असमा नासिर भाई के साथ नॉर्मल रहती है, लेकिन बाकर के हवाले से इतनी हसास क्यों है? बहुत खास गहरा ताल्लुक महसूस होता है दोनों का। असमा की बातें सुनने के बाद शनाया बुरी तरह उलझ गई थी और बाकर सामान की परेशानी उसे अलग परेशान कर रही थी। है ना खास ताल्लुक। जब शमीम इस हवेली से गई तो असमा 2 माह की थी। मासूम हर वक्त रोती चीखती रहती थी। जमान अहमद को कोई फिक्र नहीं थी। नासिर भी पूरा ध्यान नहीं देता था। असमा ने बाकर के हाथों में चुप की थी और उसके बाद बाकर ने उसको कभी रोने नहीं दिया। उसकी हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी की। जो मांगा लाकर दिया। बाकर ने कभी नहीं सोचा था जिसको तती हवाओं से बचाता है, एक दिन उसकी जिंदगी यूं रोगी होगी। असमा के वास्ते बड़ा मुश्किल है बाकर का सामना करना। हम्म वो बार बार उस रात का जिक्र करती है, कहती है भूल नहीं सकती। शनाया ने उदासी से कहा, बाकर को बड़ा मान था उस पे, वो तोड़ा है आसमान ने। भूलना आसान है भी नहीं। बीबू जी, जैसे असमा को एहसास हुआ है, ऐसे तो किसी को नहीं होता। जैसे उसने एतराफ़ किया है, ऐसे कौन करता है भला? बाज़ औक़ात तो इंसान सारी ज़िंदगी इंतज़ार में गुज़ार देता है कि सामने वालों को एहसास हो जाए। एतराफ़ करना तो दूर की बात है। शनाया ने उदासी से मुस्कुरा कर कहा, हाँ, होते हैं ऐसे बेहिस लोग। बीबू जी ने धीमे से कहा, हुक्के का कश धुआँ फ़िज़ा में छोड़ा। बीबू जी, अब तो छोड़ दें, अपनी उम्र और सेहत का ही ख़्याल कर लें। मसलिहाना मशवरा दिया। आदत का उम्र से क्या ताल्लुक लड़की? सेहत तो है ना, और ये बुरी आदत है, जिसको आपने अच्छा समझ रखा है। इशारा हुक्के की तरफ था। बिगड़ी आदतें आसानी से नहीं जान छोड़ती। अच्छी बुरी गुजर गई। एक बोझ है दिल था, एक बोझ है दिल था, मरने से पहले उतर जाता। बाकर हो आता बाप की कब्र से मेरा जीना और मरना दोनों आसान हो जाते। ठीक है, करूँगी बात, पर आप ऐसी बातें ना करें। शनाया ने मसनूई गुस्से से टपका। बीबू जी मुस्कुरा दी और अगले कुछ देर बातों के बाद शनाया वहां से उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बीबू जी की ख्वाहिश उसकी आजमाइश बन गई थी।